आप लोगों में से कुछ लोगों ने ये सवाल किया है कि ये कैसे समझा जाए कि कौन सा प्रश्न किस लेवल की परीक्षा के लिए है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, कोई भी परीक्षा हो, यूपीएससी, यूपीपीएससी या फिर ग्रुप सी और ग्रुप डी की कोई भी परीक्षा, उसमें प्रश्नों को पूछने का कोई सेट पैटर्न नहीं होता है। कभी कभी जो प्रश्न होते हैं वो डायरेक्टली भी पूछे जाते हैं, कभी कभी प्रश्न होते हैं वो इनडायरेक्टली भी पूछे जाते हैं। मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको जो है समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 जारी हुआ। अगर आप तैयारी कर रहे हैं ग्रुप सी या फिर ग्रुप डी की, तो हो सकता है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में आपसे सवाल ये पूछा जाए कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है, और इसका सीधा सा जवाब होगा 144। वहीं पर अगर आप यूपीएससी या फिर यूपीपीसीएस, ये मतलब यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पर प्रश्नों को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए। आपसे ये पूछा जाए कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को कौन सी संस्था जारी करती है, या कितने वेरिएबल्स के आधार पर यह रिपोर्ट जारी होती है, कितने चर होते हैं, कितने वेरिएबल होते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो होती है इसे यूएन जारी करता है, यूनाइटेड नेशन, और ये 6 वेरिएबल्स हैं, जिसमें प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, सामाजिक समर्थन, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, जीवन विकल्प बनाने की स्वतंत्रता, उदारता, भ्रष्टाचार की धारणाएं, ये 6 वेरिएबल हैं जिसके आधार पर प्रश्नों को, मैंने ये जो इंडेक्स है इसको स्टेट किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि कोई भी परीक्षा हो, किसी भी लेवल की परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, आपको थोड़ा सा डीप नॉलेज रखना होगा, क्योंकि कंपटीशन अब काफ़ी अधिक है। तो इसी क्रम में ये जो वीडियो है वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, खासतौर से खंड शिक्षा अधिकारी के लिए, पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए, क्योंकि इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट सभी प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे। लेखपाल भर्ती, रेलवे, यूजीसी नेट, सुपर नेट इत्यादि परीक्षाओं के लिए। तो पूरा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे आप पूरा देखिएगा, आपको बहुत सारी नई चीज़ें भी पता चलने वाली हैं, इसलिए स्किप मत करना इसे, ठीक है। पहला प्रश्न होगा कि भारतेंदु नाट्य अकादमी ये कहाँ पर स्थित है, और 4 विकल्पों में सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ये स्थापित है लखनऊ में, स्थापना हुई थी इसकी 1975 में, याद रखना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और राष्ट्रीय कृषि वानिकी संस्थान ये कहाँ पर स्थित है। देखिए, जितने भी मैंने बताया था कि जितने भी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं उससे जुड़े हुए सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, लगभग लगभग हर प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो आपको ऐसे प्रश्नों को भी याद रखना होगा। राष्ट्रीय कृषि वानिकी संस्थान ये कहाँ पर है, तो ये झांसी में है, यानी कि विकल्प सी हमारा सही जवाब है। भारतीय कला भवन ये कहाँ पर स्थित है, वाराणसी, दिल्ली, झांसी या फिर जबलपुर। सही जवाब है भारतीय कला भवन, ये वाराणसी में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी सन था 1920, और स्थापना किसने की थी, महामना मदन मोहन मालवीय ने। तो इतने फैक्ट आपको इसके बारे में पता होने चाहिए। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है, इलाहाबाद, कानपुर, बलिया, बुंदेलखंड। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर जाकर क्लिक कर दें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप इन परीक्षाओं को इस बार जरूर क्रैक कर सकें। आगे बढ़ते हैं। न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरपुर, देवरिया, जौनपुर। सही जवाब है इसका लखनऊ में स्थित है न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। मैं आपको बताना चाहूँगा, भारत में कुल मिला के 11 प्रकार के क्लासिकल डांसेस यानी कि शास्त्रीय नृत्य हैं, जिसमें से कुचिपुड़ी का भी अपना एक स्थान है। और कुचिपुड़ी एक गांव का नाम है जो कि आंध्र प्रदेश में है, और इसी गांव के नाम पर इसे कुचिपुड़ी नृत्य का नाम दिया गया है। तो सही जवाब है ऑप्शन बी। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था। 4 विकल्प हैं। पोर्टलैंड सीमेंट, तो आपको बता दें पोर्टलैंड सीमेंट ये चूना पत्थर और जिप्सम का मिश्रण होता है, यानी कि चूना पत्थर और जिप्सम को मिलाकर एक सही अनुपात होता है, उसके आधार पर ही इसे बनाया जाता है। और इसको सबसे पहले किसने बनाया था, 1824 में बनाया था इसको जोसेफ अस्पडीन ने। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। देखिए, कोई भी ऐसा विलयन
जो कि उदासीन हो उसका हमेशा जो पीएच वैल्यू होगी वो 7 होगी। तो जल एक उदासीन विलयन माना जाता है, यानी कि इसकी जो पीएच वैल्यू होगी वो 7 होगी। ठीक है। क्रिकेट में भूमि से स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? तो ये 3 स्टंप हो गए। ठीक है। और क्रिकेट से यानी कि ये वाली जो ऊंचाई है ये कितनी होती है, ये सवाल है यहाँ पर। याद रखिएगा ये होती है 28 इंच, और विकेट यानी कि ये वाली जो होती है ये होती है 9 इंच। तो याद रखना, कभी कभी यही सवाल भी स्पोर्ट्स के अंतर्गत पूछ लिया जाता है। भारत के संविधान में संघीय शब्द का कहाँ पर मतलब प्रयोग किया गया है? फेडरल शब्द क्या भारतीय संविधान में है तो कहाँ पर है? उद्देशिका में, अनुच्छेद 368 में, भाग 3 में। एक्चुअली में भारतीय संविधान में फेडरल शब्द का प्रयोग ही नहीं हुआ है, तो ऑप्शन है इसका डी, यानी कि कहीं नहीं। नेक्स्ट है, टमाटर सॉस में क्या पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। सही है इसका ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर सॉस में। सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश ने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया था? के एन वांचू, जेसी शाह, एम एस सीकरी। सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि एम हिदायतुल्ला। मक्के का एक परिपक्व पौधा, यानी कि अगर एक पूरा बड़ा पौधा है मक्के का, तो एक दिन में वो कितना पानी अवशोषित करता है? 1 लीटर, 2 लीटर, 4 लीटर। सही जवाब है उसका 3 लीटर। नेक्स्ट है इसका, पीनियल ग्रंथि किस हार्मोन का स्राव करती है जो कि हमारे शरीर के 24 घंटे की लय को नियंत्रित करता है? एड्रेनलिन, एंड्रोजन, थाइमोसिन। सही है इसका मेलाटोनिन। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। टेफ्लॉन आवरण का कितने डिग्री सेल्सियस का अधिक ताप पर क्षरण हो जाता है? टेफ्लॉन आवरण उसको कितना गर्म किया जाएगा कि वो क्षरित हो जाएगा? तो 179, 100, 400 डिग्री सेल्सियस या फिर अधिक। सही जवाब है 300 डिग्री सेल्सियस या अधिक पर टेफ्लॉन आवरण जो होता है वो क्षरित हो जाता है। आम एवं बैगन में लिटिल लीफ रोग, जैसा कि आप यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसमें पत्तियां जो होती हैं वो काफ़ी छोटी छोटी निकलती हैं। तो लिटिल लीफ रोग ये किसकी कमी से होता है, किस तत्व की कमी से होता है? मैग्नीज, तांबा, बोरान। सही है इसका जस्ता, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, धान में खैरा रोग का कारण क्या होता है? मैग्नीज की कमी, तांबे की कमी, बोरान की कमी। एक्चुअली में जस्ते की कमी से धान में खैरा नामक रोग भी लगता है। आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी नाम दिया गया है? तो मेंडल, डार्विन, अन्य। सही जवाब है इसका वाटसन। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ऑक्टोपस क्या है? ऑक्टोपस क्या है? शूलचर्मी, हेमिकार्डा, एक मृदुकवची। सही जवाब है ऑप्शन सी, यह एक मृदुकवची होता है। कार्बन का कौन सा अपर रूप स्नेहक का कार्य करता है? तो देखिए स्नेहक, स्नेहक का क्या मतलब होता है? लुब्रिकेंट। ठीक है, समझ गया आप। तो कार्बन का कौन सा अपर रूप लुब्रिकेंट का काम करता है? सही जवाब इसका ऑप्शन ए, यानी कि ग्रेफाइट। नेक्स्ट, विश्व हास्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 11 जनवरी को? नहीं। जून के पहले शनिवार को? नहीं। 9 मार्च को? नहीं। ऑप्शन बी, मई के पहले रविवार को विश्व हास्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। और पहली बार ये कब मनाया गया था? विश्व हास्य सभा दिवस। तो ये सबसे पहली बार मनाया गया था 11 जनवरी को, 11 जनवरी 1998। कहाँ पर? मुंबई में। नेक्स्ट है, पाक एयरफोर्स के इतिहास में पहली बार एक हिंदू पायलट का चयन किया गया है, उनका नाम क्या है? तो दोस्तों ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत से आते हैं और इनका नाम है राहुल देव। विकल्प बी इसका सही जवाब है। यूरोप को निर्यात होने वाली बेस्ट क्वालिटी कारपेट ऊन, नाम है इसका जोरिया। तो जोरिया ऊन ये भेड़ की किस नस्ल से प्राप्त होती है? तो दोस्तों याद रखिएगा, जोरिया नामक जो ऊन की किस्म है वो काठियावाड़ी भेड़ से प्राप्त होती है। तो विकल्प ए इसका सही जवाब है। यौगिक जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव क्या होता है? मतलब ये प्रश्न आपको बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। यौगिक जल में, अब देखिए जल को यौगिक कहा जाता है, क्यों?
क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। तो यौगिक जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव कितना होता है? 1:8। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। यौगिक क्यों कहा जाता है इसे? क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो तत्व होते हैं, इसलिए जल को क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। निम्न में न तो तत्व है और न ही यौगिक। तेल, तरल, पारा। सही जवाब है वायु। वायु न तो एलिमेंट है न ही यौगिक है। नेक्स्ट है इसका, सूर्य के अतिरिक्त निकटतम तारे से पृथ्वी पर प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? जैसा कि आप जानते हैं सूर्य भी एक तारा है, लेकिन सूर्य के अलावा दूसरा तारा जो पृथ्वी के सबसे निकट है, उससे पृथ्वी तक प्रकाश के आने में कुल 4.2 ईयर का समय लगता है, 4.2 वर्ष का समय लगता है। तो विकल्प सी हमारा सही जवाब है। स्वेज नहर का निर्माण कब किया गया था? तो देखो इसको आप ऐसे कनेक्ट कर लो कि स्वेज नहर का निर्माण उसी वर्ष किया गया जिस वर्ष गांधी जी का जन्म हुआ था। ठीक है, अब आप बिल्कुल नहीं भूलोगे। और गांधी जी का जन्म कब हुआ था? गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को, और उसी वर्ष स्वेज नहर का निर्माण भी पूरा हुआ था, नवंबर के महीने में। ठीक है, नवंबर 1869 में पूरा हुआ था स्वेज नहर का निर्माण। एक्चुअली में ये शुरू हुआ था 1858 में स्वेज नहर। और जो स्वेज नहर है ये किसको किसको जोड़ती है, क्या आपको पता है? स्वेज नहर जो होती है लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर जो होती है ये लाल सागर को जोड़ती है, रेड सी को किससे जोड़ती है? भूमध्य सागर से। ठीक है, और एक फ्रांसीसी इंजीनियर थे जिनका नाम क्या था? फर्डिनेंड। उन्हीं की देखरेख में ये बनाई गई नहर है स्वेज नहर। ठीक है, सभी एलिफैटिक यौगिक का जन्मदाता माना जाता है किस तत्व को? एथिलीन, एथेन, बेंजीन। सही जवाब है मेथेन। याद रखना, मेथेन सभी एलिफैटिक यौगिक का जन्मदाता माना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा गौशाला कहा जाने वाला देश कौन सा है? तो मैं यहाँ पर आपको कुछ नए पॉइंट्स भी बताऊंगा, तो उसको भी आप लोग देखिए। विश्व का सबसे बड़ा गौशाला माना जाने वाला देश है डेनमार्क। और अभी हाल ही में जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 जारी हुआ है उसमें पहले स्थान पर है फिनलैंड और दूसरे स्थान पर है डेनमार्क। ठीक है, तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट में डेनमार्क दूसरे स्थान पर है। भारत की रैंक कितनी है? भारत की रैंक है 144। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक मूल्य और सुगम संदोहन, यानी कि आर्थिक मतलब इकोनॉमिकली, और सुगम संदोहन यानी कि एक्सेसिबल कंटामिनेशन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण वन कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण वन माना जाता है शंकुधारी वन। ठीक है, और जैव विविधता की दृष्टि से सबसे अधिक संपन्न माना जाता है उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था, किसके द्वारा? निर्वाचक मंडल के द्वारा? नहीं। भारत की जनता के द्वारा? नहीं। संविधान सभा के द्वारा। ये बिल्कुल सही है। दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है कि भारत की संविधान सभा क्या है? देखिए, भारत की संविधान सभा का चुनाव भारतीय संविधान की रचना के लिए किया गया था। ग्रेट ब्रिटेन से स्वतंत्र होने के बाद संविधान सभा के सदस्य ही प्रथम संसद के सदस्य बने थे। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया था। अब इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न और है कि भारत की संविधान सभा में किस वर्ष में कामकाज शुरू किया गया था? सही जवाब है 1946 को। 1946 को भारत की संविधान सभा ने कामकाज अपना शुरू किया था। ठीक है, और इसी के साथ एक प्रश्न और भी यहाँ पर कि संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। और 9 दिसंबर को सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद 2 दिन के बाद मतलब 11 दिसंबर को जब मीटिंग हुई तो अस्थाई जो अध्यक्ष चुने गए थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थाई अध्यक्ष के तौर पर चुने गए थे। अब एक बात का ध्यान यहाँ पर आप और रखना, वो क्या है कि हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे।
और संविधान सभा की पहली बैठक में मुस्लिम लीग का क्या रोल रहा, क्या किया था मुस्लिम लीग ने? तो बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की मांग की। सही जवाब है ये। तो संविधान सभा में मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, उसने बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की मांग की थी। अब प्रश्न यहाँ पर, टैका किस देश का प्रसिद्ध तेल निर्यात केंद्र है? टैका, और सही जवाब इसका इजराइल। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, तो इसको आप लोग बिल्कुल रट लीजिएगा। इस लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करनी है तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर संपर्क कर सकते हैं, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करिएगा और अधिक से अधिक इसे शेयर भी कीजिएगा। और हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। वीडियो के बारे में आपकी राय अपेक्षित है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।